तहसील पूनावाला जयराम रमेश का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अमेठी और रायबरेली की जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन ये बयान तब आ रहा है जब 3 मई और आज के बयान में बमुश्किल 48 घंटे का वक्त बचा है। किसी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है कांग्रेस पार्टी या वाकई कंफ्यूज है कि किसको उतारे अमेठी और रायबरेली में? थैंक यू अनुराग जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये स्ट्रेटेजी। और मैं आपके शो पे एक वादा करता हूं कि 4 जून को अमेठी के जो वर्तमान सांसद है वे हारेगी, चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उस सीट से लड़े। अमेठी की जनता जान गई है उनके काम से, भाजपा की सरकार से और वर्तमान केंद्र सरकार से त्रस्त हो गई है। लेकिन आपने एक बात की आपके शो के ओपनिंग रिमार्क में, क्या विपक्ष खास करके कांग्रेस में कंफ्यूजन है। अनुराग भाई, मैं एक चीज से समाप्त करता हूं, कंफ्यूजन उनमें नहीं है। कंफ्यूजन देश के चुनाव के अंदर और चुनाव कंडक्ट करने वाली इलेक्शन कमीशन में। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वोटिंग परसेंटेज ईवीएम में आपने अपोज क्यों किया? मेरा पिटीशन था। कहते ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, 1 सेकंड में आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं, 1 दिन में सारा रिजल्ट आता है। 2-2 हफ्तों तक वोटिंग परसेंटेज क्या है आप टेंटेटिव कहते हो। टेंटेटिव करने के बाद जो एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज है जिसमें भाजपा पूरी तरह से हार गई, 5% बढ़ जाता है। आप मुझे बताएं अनुराग भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट थे 1 मिनट हम कांग्रेस बीजेपी को बाजू कर देते, भारतीय की तरफ पूछते, कौन से लोकतांत्रिक मुल्क में इलेक्शन कमीशन टेंटेटिव रिजल्ट देता है और उसके बाद कहता है कि नहीं 5% बढ़ गया वोटिंग? कहां से बढ़ा? कौन है ये लोग? कहां से आए? इसका कोई वीडियो फुटेज आया? कहां से 5%? भैया जिस देश में हालांकि तहसीन भाई आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं योगेंद्र यादव का कल ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए ये जो बढ़ा है आंकड़ा, इसके पीछे अलग अलग थ्योरी होती हैं और जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके पास सारी डिटेल रहती है कि किस तरीके का मतदान उनके पोलिंग एजेंट पर हुआ है। लेकिन हम विषयांतर नहीं होते हैं। बात सिर्फ ये है कि 48 घंटे का ही वक्त जब बच रहा है तब कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम स्थितियां साफ कर देंगे? तहसीन भाई, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि देखिए साहब, वायनाड का चुनाव होते ही राहुल गांधी आ जाएंगे अमेठी में। वो वायनाड के अपने मतदाताओं को निराश नहीं करना चाहते हैं, नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब तो वहां भी चुनाव निपट गया है। तब से अब तक किस बात का मंथन चल रहा है? उसके पहले मैं एक चीज का जवाब दे दूं, क्योंकि आपने योगेंद्र का जिक्र किया। हालांकि मैं योगेंद्र को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, लेकिन मैं जानता हूं लोग उनको कोट तब करते हैं जब कोई चीज उनके ट्वीट से लेनी होती है। योगेंद्र कहते हैं कि सारे पोलिंग एजेंट के पास डिटेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो कीजिए ना, टेंटेटिव क्यों कर रहे हैं? और 5% कैसे बढ़ गया? मूल सवाल ये है, उसका वीडियो आप रिलीज कीजिए ना मीडिया को। 5% साहब, आपके ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में 3% का स्विंग होता है, 3% में सत्ता पलटती है, फुल स्वीप होता है। लेकिन तहसीन भाई, लेकिन अब सवाल अमेठी का जो आपका सवाल का जो आपका अमेठी और रायबरेली का सवाल है, मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। फ्री और फेयर इलेक्शंस में इंडिया अलायंस 290 सीटें जीत रही है, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 190 आ रही है। जो फर्स्ट फेज में हुआ, जो फर्स्ट फेज के 102 सीटों में हुआ, भाजपा राजस्थान से वाइप आउट हो गई, राजस्थान से लाख लोगों से उनके खुद के कार्यकर्ता। राकेश सिंह जी, ठीक है तहसीन पुनव। राकेश सिंह जी, जो सवाल हम कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जा रहा है। थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया भी आपसे पूछेंगे कि भाई क्या वजह है कि आप रायबरेली में आपका कौन कैंडिडेट होगा ये अब तक तय नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है कि कैसरगंज का नाम अब तक सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं आप? कंफ्यूजन है, डर है, क्या है? नहीं, अमेठी में तो तय है ना। और तहसीन भाई जैसे बात कर रहे हैं, जब आप किंतु परंतु में बात करने लगते हैं तभी आप पे मान लेते हैं कि आप हार स्वीकार कर लिए हैं, उसके बहाने आप ढूंढ रहे हैं। वो बहाने आप ईवीएम पे पहले फोड़ते थे, इलेक्शन कमीशन पर आप फोड़ना शुरू कर दिए। और जब रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर आप प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, जहां की जनता ने लगातार आपको जिताया, और यही कारण है कि जब अमेठी की जनता के साथ आप न्याय नहीं किया और लगातार अगर वहां के विकास काम मैं तहसीन भाई से कहता हूं कि लखनऊ से आप निकलिए और देखते हुए जाइए, बछरावा जाइए, हरचंदपुर जाइए, गंगागंज जाइए, जायस जाइए, गौरीगंज जाइए, अमेठी जाइए, मिसरौली जाइए, स्टेशन देखिए। आज़ादी के बाद से सिर्फ सिंगल लाइन थी, एक ट्रैक था, सिंगल ट्रैक। और दोनों लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस के दिग्गज और जो सरकार चला रहे थे 10 साल पिछले, वो लोग काबिज थे, उनको जनता। लेकिन राकेश सिंह जी, बुनियादी सवाल तो यही कि अगर स्थितियां बदल गई हैं तब भी रायबरेली में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं अब तक साझा किया? अगर रायबरेली का विकास हो चुका है तो अब तक बीजेपी का कैंडिडेट सामने आ जाना चाहिए था रायबरेली से। अब नहीं,
अमेठी में माननीय स्मृति ईरानी जी घोषित हो चुकी हैं, जहां राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सोनिया गांधी की सीट थी, कांग्रेस को तय करने दीजिए, बीजेपी तय कर चुकी है। जब कांग्रेस घोषित करेगी उसी के राकेश सिंह जी, रायबरेली का सवाल पूछ रहा हूं मैं, आपके सामने कैसरगंज पर आपसे बात कर रहा हूं। अमेठी में नाम का ऐलान हो चुका है, ये तो मैं भी जानता हूं। बात सर रायबरेली और कैसरगंज की है। रायबरेली किसकी सीट? अनुराग जी, रायबरेली में सोनिया गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था। और रायबरेली में जब सोनिया गांधी ने सीट छोड़ी है तो स्वाभाविक रूप से ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राकेश सिंह जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में रायबरेली और कैसरगंज का नाम अब तक क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या उसके पीछे की वजह? क्या ये बीजेपी की भी रणनीति है? अनुराग भदौरिया, क्या ये बीजेपी की रणनीति है या कहीं पर वेट एंड वॉच वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है कि पहले देख लें कि रायबरेली में इंडिया अलायंस की तरफ से कौन उतर रहा है, अमेठी में भी देख लें? अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी से जनता लगातार पूछ रही है कि आपने 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश में 7 साल क्या आपने किया, काम गिनाओ। ये काम नहीं गिनाते। आप पूछ रहे हैं इनसे बरेली में कौन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, कैसरगंज से कौन, तो क्या गिनाने लगते हैं? यहाँ से इंदिरा जी लड़ी, यहाँ से राजीव, पता नहीं कौन कौन। अरे भाई, आपसे वो पूछ ही नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि कौन लड़ेगा, कैंडिडेट का नाम बता दो। बीजेपी से कौन लड़ेगा? जो लड़े थे से लड़े थे ना। आप अपना कैंडिडेट का नाम बताइए, नहीं बताएंगे। इनकी आदत ये हो गई है कि ऐसे उंगली ताने रहते हैं दूसरों की तरफ। अरे भाई, आप अपनी तरफ की बात बताइए ना, जो आपसे पूछा जा रहा है सवाल का जवाब। कैसरगंज से आप बता नहीं पा रहे हैं, क्या कैसरगंज से किसको लड़ाने वाले हैं बता दीजिए ना साफ साफ। किसने इसमें छुपाने की क्या बात है? तो इसके मतलब आपके मन में शंका है, आपके मन में चोर है, आप जनता से अपना छुपाना चाह रहे हो। लेकिन जनता ने अपना वोट नहीं छुपाया है। जनता ने इस बार वोट खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है और ये भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि अब मेरे साथ देश की जनता नहीं है। इसलिए सुनिए, इसलिए अभी इन्होंने सुनिए इसीलिए इन्होंने अभी गिनाया, बछरावा गिनाया, इन्होंने अमेठी गिनाई कि सिंगल ट्रेन अच्छी। अरे आप तो यहाँ तो बुलेट ट्रेन लेने वाले थे, हम इंतजार ही करते रहे कि बुलेट ट्रेन आएगी, हम फट से बैठ के पहुंच जाएंगे बनारस की तरफ। कॉन्फिडेंस के साथ आप राकेश सिंह जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, कन्नौज से कौन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा? ये भी तो कन्नौज के मतदाताओं को समाजवादी पार्टी एक दिन पहले ही बताती है कि अखिलेश यादव ही आ रहे हैं यहां से चुनाव लड़ने। अब आपने देखा मेरी स्ट्रेटेजी, उसके बाद उस बीजेपी कितनी परेशान है, नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ गई। और बीजेपी बीच में तो कोशिश भी शायद ऐसा सुना चल रही थी कि अपना कैंडिडेट चेंज करेंगे, चेंज करने का मौका दिया, कैंडिडेट वही रखा। कहते हैं ना, ये समाजवादी कैंडिडेट भी तुम्हारा और तुम जीते भी वहां से थे। पर लेकिन इस मुद्दे पर आप तो कम से कम हमला नहीं कर सकते ना अनुराग भदौरिया। आप 24 घंटे पहले कैंडिडेट उतारे तो ठीक, भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे तक कैंडिडेट ना उतारे तो उन पर हमला करेंगे आपके। देखिए साहब, ये तो परेशान है, घबराए हुए हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों पूछती फिर कि आपने वहां क्यों नहीं उतारा, यहाँ क्यों नहीं उतारा? तो भारतीय जनता पार्टी फिर मुद्दों पे बात करे, जनता के मुद्दों पे बात करे, किसान पे बात करे, महिला पे करे, बेरोजगारी पर करे, महंगाई पे करे, बिजली पे करे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे करे, शिक्षा व्यवस्था पे करे। कुछ कहना चाह रहे हैं? चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? क्यों चर्चा से भागती? कभी परिवारवाद की बात करेगी, कभी झूठे भ्रष्टाचार की बात करेगी, जबकि भ्रष्टाचार खुद भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया। साथ है, अपना गिरेबान झांकती नहीं है, दूसरी तरफ उंगली उठाए रहती है, उधर देखो उधर देखो उधर देखो क्या हो रहा है, उधर देखो क्या हो रहा है। अरे उधर तो ठीक हो रहा है, सब कुछ तो आप ही की तरफ खराब हो रहा है और जनता ने उसको ठीक करने के लिए दावा कर रहे हैं। अरे आपके कैंडिडेट पूरे प्रदेश में आपके कैंडिडेट को पता नहीं है कि ढोल नगाड़े के साथ तैयारी कर ली है। अब आपको घर तक छोड़ के आएगी जनता ने मन बना लिया है, बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। अब आप देखिए कि राजनीति में तो जनता रखेगी नहीं, आप दूसरा काम खोजिए। दूसरा काम क्या करेंगे आप? कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, किसको बदलना है, काम आप तलाशिए। अब राजनीति खत्म, कौन जाएगा? नीति में तो आपने बहुत जनता को धोखा दिया। ठीक है। अनुराग भदौरिया, जो सवाल राकेश सिंह खड़ा कर रहे हैं उस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी लगातार आप तीनों को सुन रहे हैं। ब्रजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ विपक्ष में कंफ्यूजन है या एनडीए में भी कंफ्यूजन है? खासकर उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, रायबरेली और कैसरगंज पर तो ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है एनडीए के पास तो किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है
कि एनडीए के जो सबसे मजबूत नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरा देश इस बात में स्वीकार भी कर रहा है और उस बात को लेकर समर्थन भी दे रहा है कि अगला प्रधानमंत्री भी देश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। तो एनडीए में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन मतदाता वोट दे रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर। तो एनडीए में तो किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न की मेरे को संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। ये बात सच है कि INDIA के जो हमारे साथी हैं वो निश्चित रूप से भ्रम में है। भ्रम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आदरणीय मोदी जी के मुकाबले जब वो अपने आप को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो सचमुच उनको जवाब दे पाए या उनके मुकाबले खड़ा हो पाए। यही कारण है कि रायबरेली और अमेठी जैसी महत्वपूर्ण जो लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर कि अभी तक कांग्रेस का लगातार वर्चस्व रहा है, वहाँ पर वो तय नहीं कर पा रहे कि किसको हमें टिकट देना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न INDIA के पास है, लेकिन एनडीए के पास अनुराग भदौरिया, जो सवाल राकेश सिंह खड़ा कर रहे थे उस सवाल का जवाब तो आपसे मतदाता पूछेंगे ना कि भाई आप कह रहे हैं कि बीजेपी कंफ्यूज्ड है, बीजेपी डरी हुई है, फिर क्या वजह कि मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद हर तीसरी लोकसभा सीट पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी पलटती रही, बदलती रही? ये रणनीति का हिस्सा तो नहीं हो सकता ना? तो ये अच्छी बात आप कह रहे हैं ना, तो आपको खुद ही पता है कि मेरठ हम जीत रहे हैं, आप मुरादाबाद हम जीत रहे हैं, आप मुजफ्फरनगर हम जीत रहे हैं, कैराना हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। अमरोहा हम जीत रहे हैं, नगीना भी वही हाल है। तो आप बताइए, सहारनपुर भी हम जीत रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन जीत रही ना वहाँ पे। आप जनता तो यही कह रही है, आप अभी टीवी पे नहीं कह पाएंगे, लेकिन आप पीछे से अकेले बैठते होंगे तो यही कहते कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। साफ हो गई है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। बहुत गठबंधन करने गए थे, इधर उधर जो जोड़ तोड़ बहुत की, बहुत उन्होंने। देखिए, आप किसानों का सम्मान नहीं कर पाए। आपने, अच्छी बात है कि आपने भारत चौधरी साहब को अच्छा किया आपने, लेकिन किसानों का भी सम्मान कर लेते ना, किसानों की MSP दे देते, किसानों पे लाठियां नहीं चलाते, किसानों के रास्ते में कील कांटी नहीं बिछाते। जो दावा अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, क्या वाकई ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि सिर्फ टव्वल कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिले, नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिले, एक के बाद एक 2-3 कैंडिडेट्स एक ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बदला जाए और पार्टी कहे कि नहीं साहब ये तो हमारी रणनीति थी? क्या वाकई ये रणनीति हो सकती है? देखिए या कंफ्यूजन? तहसीन अनुराग भदौरिया आऊंगा मैं। अनुराग प्लीज, मैं आपको डजनों वीडियो भेज दूंगा वर्तमान चुनाव के, या भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे को कुर्सी से मार रहे, कुर्सी से। और जो अनुराग भाई कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, आपने देखा। और ये एक स्ट्रेटेजी में ये भी है कि भाजपा एक कोशिश कर रही है कि बिना किसी कैंडिडेट के चुनाव हो। 2 जगह पर वो सफल भी हुए। हम चाहते, इंडिया अलायंस चाहता है कि चुनाव हो। ठीक है, 5% बढ़ा दिया, 6% बढ़ा दिया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो सवाल कोई पूछ नहीं रहा। 5% कैसे बढ़ा, आज तक भारत के इतिहास में नहीं बढ़ा। तो 5% कौन थे वो लोग, नहीं पूछ रहे, मत पूछिए। लेकिन ये हो कि चुनाव ही ना हो। आपने चंडीगढ़ से देखिए, सूरत से लेके इंदौर में देखा कैंडिडेट। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कितना प्रेशर है कैंडिडेट्स के ऊपर, विपक्ष, कितना प्रेशर है। तो हमें जो स्ट्रेटेजी करनी है हम करेंगे और भाजपा को हराएंगे। ये जन सैलाब है भाजपा के खिलाफ। दोबारा एक लाइन से खत्म करता हूं। 190 सीटें कांग्रेस, 290 इंडिया अलायंस, भाजपा 160 के नीचे सिमट रही है। मैं आपको कह रहा हूं, अनुराग भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लगातार 4 जून तक चर्चा करते रहेंगे और 4 जून को भी आपसे चर्चा करेंगे तहसीन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रायबरेली और अमेठी के रेफरेंस में एक और बात, आपको क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? रायबरेली को लेकर तमाम तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, शीला कौल के परिवार को लेकर अटकलें आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान हमने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि जनता चाहती है अमेठी की या रायबरेली की कि वो मैदान में उतरें। प्रियंका गांधी को चुनावी सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, इसको लेकर तमाम तरीके की खबरें हैं। राहुल गांधी वायनाड से वापस अमेठी पहुंचेंगे स्मृति ईरानी का मुकाबला करने के लिए, इस तरीके की खबरें हैं। कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस पार्टी का इन दोनों सीटों पर? कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता या बड़ा से बड़ा नेता कोई भी वहां से लड़े, अमेठी वो जीत रहे, रायबरेली जीत रहे। अमेठी मिनिमम 50,000 वोटों से जीत रहे, रायबरेली मिनिमम 2 लाख वोटों से जीत रहे। कोई भी हो, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, शीला कौल जी हो, रॉबर्ट जी हो, राहुल जी हो। हाँ, ये है कि अगर रॉबर्ट जी लड़ेंगे तो 2-2.5 लाख वोट से जीत जाएगी अमेठी, और राहुल जी लड़ेंगे 3-3.5 लाख वोट से। ये आप तब कह रहे हैं जब 2019 में कांग्रेस ने अमेठी सीट गंवाई है, चौथी बार संभवतः, और रायबरेली में 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10% से बढ़कर 38% हो चुका है।
मैं ये तब कह रहा हूं जब 1984 में भाजपा 2 सीटों पर थी और कांग्रेस 400 प्लस थी। उसके बाद बदल गया, वक्त बदलता है, वक्त बदल गया ठीक है। है। अमेठी की जनता जानती है सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। राकेश जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ रणनीति के तहत मकसद यही कि अमेठी रायबरेली नहीं बाकी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को वो हरा रहे। अनुराग भदौरिया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी लिस्ट गिना दी थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दुर्गति का कारण मैं समझ गया हूं। अब तहसीन भाई जैसे सलाहकार और ऐसे ही भविष्यवेत्ता हैं कि जो कांग्रेस को जहां है वहां से भी नीचे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो बता रहे हैं कि ये सरकार बनाने जाए। रॉबर्ट वाड्रा 2.5 लाख वोटों से जिता रहे हैं तहसीन भाई। अरे अमेठी की जनता से पूछिए, वो जमीन बचाने के लिए परेशान है जब से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है। उसी तरह अनुराग भदौरिया भी। अरे लगातार आप लोग हार रहे हैं, जनता नकार रही है। जरा अपने मुद्दों पर ख्याल करिए, जनता क्या सोच रही है, जनमन में क्या बसा है। आप उसको जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आपकी दुर्गति इसी तरह बनी रहेगी। और आप जैसे सलाहकार तहसीन भाई कांग्रेस की दुर्गति का कारण है। तहसीन भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगर ये स्थिति है तो उसके लिए तहसीन भाई जिम्मेदार। ये नतीजे पर पहुंच गए राकेश सिंह जी। अब आप सोचिए, राकेश भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लोग हेड करते, वो लोग तहसीन पे जिम्मेदारी डाल रहे। आप सोचिए इसके ऊपर, आप इस बात पे सोचिए। आप देखिए कौन सा तर्क पे चल रहे। प्रधानमंत्री कहते 10 साल में घुसपैठिए तो भैया आप क्या कर रहे थे। गृह मंत्री कहते कांग्रेस का नहीं है ना, आप जैसे सपोर्टर हैं उनके, आप जैसे सलाहकार हैं। अब मैं तो बहुत खुशी से, मैं तो छाती ठोक कर कहता हूँ, ताल ठोक के कहता हूँ मैं उनका सपोर्टर हूँ, बिल्कुल उनका सपोर्टर हूँ। और मैं उसी बहाने कह रहा हूँ कि जिस रॉबर्ट जी के खिलाफ रविशंकर प्रसाद जी ने संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि सबूत हमारी जेब में, आज 10 साल के बाद दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लोगों ने 1 पैसे का सबूत नहीं लाया। 1 पैसे का सबूत जेब में था, 1 पैसे के नहीं लाए। अरे ये तो लड़ना चाहिए उनको, ताकि आपको बताए वाड्रा को घोषित कर दीजिए ना, रायबरेली से, अमेठी से कहीं लड़ा दीजिए उनको। अरे कहीं से भी लड़ेंगे आपको हराएंगे, कहीं से भी लड़ेंगे, वाराणसी से भी जीत जाएंगे। आगे बोलिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग भाई, मैं आता हूं ब्रजमोहन सर, आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, तो आप समझ वो कह रहे हैं कि लीजिए उनकी आपकी लिस्ट पर स्थिति सवाल क्या है। गलत खड़ा कर दिया। अनुराग भदौरिया आप कुछ कह रहे हैं। देखिए मैं लिस्ट गिना दे रहा हूं। मैं पश्चिम का तो गिना दिया, आप पूरब में आ जाइए। जब वेस्टर्न पूरब की तरफ आएंगे तो आप जौनपुर जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, लालगंज जीत रहे हैं, आप गाजीपुर, मऊ जीत रहे हैं, आप सलेमपुर जीत रहे हैं, आप भदोही जीत रहे हैं। आप कौन सी सीट आप है जो भारतीय जनता पार्टी जीत सर रही? गोरखपुर भी गिना दीजिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। हम इधर देखो मैनपुरी जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं हम। अरे हम जो जीत रहे हैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, मैनपुरी जीत रहे हैं। से शुरू करिए, हम मैनपुरी, हम इटावा जीत रहे हैं, हम कन्नौज जीत रहे हैं, हम एटा जीत रहे हैं, हम फर्रुखाबाद जीत रहे हैं, हम बस्ती जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, गोंडा जीत रहे हैं। आप बताइए कौन सी हार है? मेरा गृह जनपद अनुराग भदौरिया ने अपनी लिस्ट में नहीं गिनाया। ठीक है, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मैं सर बुलंदशहर वो आपने नहीं गिनाया अपनी लिस्ट में सपा की में। ठीक है, बांसगांव जीत रहे हैं। ठीक है, नहीं बांसगांव तक पहुंच गए, गोरखपुर भी पहुंच जाएंगे अनुराग भदौरिया में लग रहा है। कौन सा बताइए? ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी ये तो अपने अपने दावे हैं। गोरखपुर पहले ही पहुंच गए थे, उसके बाद ही तो बांसगांव आएगा ना। इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं, एनडीए गठबंधन के अपने दावे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर भी अगर आखिरी 48 घंटे तक कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये मैनेजमेंट को लेकर एक सवाल है? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। ये अनुराग भाई, ये मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं मानता, मैं इसे डर का हिस्सा मानता हूं। उन्हें मालूम है कि इन दोनों सीटों से उनका जीतना असंभव है, लेकिन मीडिया ने इस बात को उठा दिया कि शायद ये लोग यहाँ से लड़ें। इनके वहाँ पे जो इनके मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं वो लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने आ जाइए। हकीकत को वो लोग जानते हैं कि यहाँ से लड़के वो चुनाव लड़के जीत के नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात, अभी अनुराग भाई ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम गिना दिए उत्तर प्रदेश के। 4 तारीख के पहले तक सारे दावे तो मुझे लगता है किए जा सकते हैं, पर मैं ये सोचा था कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के भी कुछ लोकसभा के क्षेत्र का नाम अनुराग भाई भदौरिया तो क्योंकि जिस प्रकार से
जिस जीत प्रकार रहे हैं अनुराग हम। भाई ने हम तो आपको नाम लिए, जीती तो हुई मैं तो सीटें हैं। बिल्कुल चिंता कर रहा इसका सिर्फ था, रिजल्ट आना बाकी मैं है। चिंता कर रहा था इस बात की ये कि सब हम उत्तर गिनाते प्रदेश से जा रहे निकल के हैं कहीं क्योंकि नेपाल हम लोगों को नेपाल और हम लोग को पाकिस्तान की तरफ के ना constituency चले में पता जाएं। है क्योंकि हम जीत रहे हैं।